वेलकम टू जीनियस आईएएस। हम सेकंड प्रीलिम अफेयर्स के साथ फिर से हाजिर हैं और कुछ 5-6 कंसेप्ट को फिर से कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम एग्जाम से। वो प्रीलिम एग्जाम चाहे यूपीएससी का हो, चाहे फिर किसी स्टेट पीसीएस का हो, एचसीएस हो, आरएएस हो, एचपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का प्री आप लिख रहे हैं, तो ये प्रीलिम अफेयर सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अलग अलग कंसेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। एक शॉर्ट पीरियड में हम 5-6-7 कंसेप्ट कवर करते हैं और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उन सभी कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसका पहला लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में जो पहली न्यूज हम कवर करेंगे वो है लिथियम की, लिथियम के रिगार्डिंग। अब लिथियम इंडिया में मिल रहा है, ठीक है, तो वो इसलिए वो न्यूज में है और लिथियम काफी टाइम से वैसे भी न्यूज में है। जब से सोलर सिस्टम का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है तो रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए लिथियम की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अब ये माना जाता है, पहले तो ये माना जाता था कि जिस कंट्री के पास ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा होंगे या ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा है उस कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है। अब ये माने जाने लगा है कि जिसके पास लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा है उस कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है। तो हम लिथियम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स फिगर्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। अगर हम बात करें इंडिया के रिजर्व लिथियम में, अगर पूछा जाए कि लिथियम के रिजर्व इंडिया में पूछा जाए तो कहाँ कहाँ है, तो लिथियम के रिजर्व इंडिया में कर्नाटका में मिले हैं और राजस्थान में मिले हैं। तो ये दो स्टेट्स आपको ध्यान रखना है, मेनली इन्हीं दो स्टेट्स में मिले हैं, ठीक है। लिथियम को हम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानने लगे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, कौन सी मेटल है जिसको या को हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, तो लिथियम हो जाएगा, ठीक है। हाई डिमांड में है, क्यों? रिचार्जेबल बैटरीज में इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट हम देखेंगे, लिथियम ट्रायंगल। अब ये लिथियम ट्रायंगल क्या है? 3 ऐसी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जहां पे लिथियम बहुत अबंडेंस में मिल रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है। वो 3 कंट्रीज को आप एबीसी के नाम से याद रख सकते हो, ठीक है। एबीसी, अर्जेंटीना, बोल्विया एंड चिले, ठीक है। ये साउथ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका एक। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं जो ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कंट्री है बोल्विया, ये कंट्री है चिले और ये कंट्री है अर्जेंटीना। तो यहाँ पे बहुत सारे लिथियम रिजर्व मिले हैं। तो लिथियम ट्रायंगल कहाँ पे है अगर ये पूछ लिया जाए तो या लिथियम ट्रायंगल किस लिथियम ट्रायंगल जो वर्ड है वो कौन सी 3 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ये हो गया अर्जेंटीना, बोल्विया और चिले। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट रिप्रेजेंट लिथियम ट्रायंगल, ठीक है, कि कौन सी नहीं करेगी। तो 3 आपको नाम दे देंगे और चौथा डिफरेंट होगा आपके लिए। देन उसके बाद ये देख लेते हैं कि लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे है लिथियम के। तो लिथियम के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व मिलते हैं चिले में। और चिले के लिए आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि कॉपर के भी सबसे लार्जेस्ट रिजर्व यही मिलते हैं। कॉपर और लिथियम दोनों सबसे लार्जेस्ट जो मिल रहा है वो चिले में मिलता है, ठीक है। नाइट्रेट भी बहुत लार्ज अमाउंट में मिलता है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है सबसे ज्यादा लिथियम के रिजर्व और उसके बाद अर्जेंटीना में है। तो ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि 3 टॉप कंट्रीज जहां पे लिथियम के रिजर्व सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। और लिथियम ट्रायंगल एक अलग कंसेप्ट है। और इंडिया में कौन से 2 स्टेट हैं जहां पे लिथियम सबसे ज्यादा मिलता है। अब थोड़ा सा इसमें मैप को देख रहे हैं तो हम ये चीज देख लेते हैं कि ये बोल्विया जो है ये यहाँ है, ये कंट्री बोलिविया, ठीक है। तो बोलिविया जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? वो कंट्री जो किसी भी ओशियन से या किसी ओपन सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है उसको हम बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। मतलब उसके चारों ओर और डिफरेंट कंट्रीज होंगी, ठीक है, तो वो हो जाएगी लैंडलॉक्ड कंट्री। तो ये भी ध्यान रखना है आपको बोल्विया के बारे में एक फैक्ट कि बोल्विया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे डिमांड फॉर रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करने की डिमांड चल रही है। तो ये तो हमारे लिए इतना न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉटन से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो आपको पॉइंट यही ध्यान रखना है कि कॉटन एक खरीफ का रोप है, ठीक है। ड्रोट रेजिस्टेंट है, आइडियल है एरिड क्लाइमेट के लिए। मतलब जहाँ पे सूखा पड़ता है वहां पे ये बहुत आराम से हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इसको होती नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर्स 21 से 30 डिग्री सेल्सियस है। आप ये सोचोगे क्या हमें सबका ही टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा? तो कुछ ऐसी हैं जो मेन है, वीट है, राइस है, टी है,
कॉटन है, तो 4-5 मेन है उनका आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट दे देंगे कि खरीफ क्रॉप है, ड्रोट रेजिस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये रेनफॉल है, तो पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन सी क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे आपके पास 4 क्रॉप ऑप्शन में होंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये मेन 4-5 क्रॉप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, रेनफॉल कम चाहिए क्योंकि ड्राई एरिया में हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन के लिए ब्लैक सोइल चाहिए। ठीक है, ब्लैक सोइल का दूसरा नाम रेगुर सोइल भी है। ठीक है, और इसको सेल्फ प्लोड सोइल भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सी सोइल को हम सेल्फ प्लोड सोइल बोलते हैं। सेल्फ प्लोड क्यों बोलते हैं? अगर आपने कभी देखा हो, जो ब्लैक सोइल होती है वो ड्राई होने के बाद उसके अंदर काफी सारे मतलब उस लाइन से बन जाते हैं, एक तरह छिद्र से बन जाते हैं, काफी बड़ी बड़ी, तो उसको वो ऐसा माना जाता है कि जैसे किसी ने हल चला दिया हो। ठीक है, तो उस तरह से, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे नॉर्मली ऐसे है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल ब्लैक सोइल है, लेकिन ब्लैक सोइल कुछ टाइम के बाद ऐसी मिलेंगी आपको, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो काफी सारे उसके अंदर से लाइन सी फट जाती है काफी। ठीक है, पूरे के पूरे एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ प्लोड है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेल्फ प्लोड सोइल कौन सी है, तो वो ब्लैक सोइल है, और ब्लैक सोइल का एक दूसरा नाम क्या है? रेगर सोइल भी है। ये सोइल मेनली आपको मिलेगी डेक्कन प्लेटू में। ठीक है, इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है वहां पे मेनली आपको ये सोइल मिलती है। डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है? ये आप जो हमारी सतपुरा रेंज है, विंध्याज रेंज और सतपुरा रेंज है, तो सतपुरा रेंज से लगभग नीचे से स्टार्ट हो जाता है डेक्कन प्लेटू हमारा। ठीक है, प्लेटू क्या होता है? जियोग्राफी में प्लेटू लैंड का वो हिस्सा है जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे लेट्स सपोज नॉर्मल लैंड ऐसे थी, तो कुछ हिस्सा ऐसे ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेटू एक तरह से आपके लिए। ठीक है, देन उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी है वर्ल्ड की। तो टॉप 3 कंट्रीज में चाइना, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मोस्टली हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और थर्ड हो गया यूएसए, और लार्जेस्ट हो गया चाइना। तो अब देख लेते हैं टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अब इंडिया में कौन से स्टेट हैं जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं? जो पीसीएस एग्जाम्स वाले होते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि इंडिया में आपको लिथियम कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, इंडिया में आपको कॉफ़ी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, इंडिया में कॉटन कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा। तो ये सारे के सारे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात। ठीक है, सिर्फ लार्जेस्ट याद रख लेना, उसके बाद की अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम 2 चीजें और भी देखेंगे। गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद। अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये मैनचेस्टर जो है यूके में एक जगह है, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहीं ग्रो होगी जहां पे कॉटन ज्यादा होगा, क्योंकि जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है उसके लिए कॉटन जो है वो एक रॉ मटेरियल का काम करता है। तो जो अहमदाबाद है उसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। और एक और है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया अगर पूछ लिया जाए कौन सा है तो कोयम्बटूर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉटन बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाता है। ठीक है, और अहमदाबाद को, या फिर वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस है कोयम्बटूर की। ठीक है, और सिमिलरली अहमदाबाद की भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी फेमस है, तो उसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया पूछा जाए तो अहमदाबाद, और साउथ इंडिया पूछा जाए तो कोयम्बटूर। ठीक है, तो कॉटन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है इंडिया के, मेनली आप अगर आप देखोगे तो ये वाली बेल्ट है, यहां तक होगी, और उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, तो ये है इंडिया की कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट सारी की सारी। इसमें स्टेट आ गए, ये आपका गुजरात हो गया। ठीक है, कुछ एरिया मध्य प्रदेश का है ये, फिर उसके बाद आपका आ गया महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के बाद इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और नीचे फिर आ जाता है ये तमिलनाडु। ये वो सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडिया में मेनली कॉटन होती है। तो कॉटन के बारे में ये सारे के सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कॉटन की कुछ वेराइटीज के बारे में। ठीक है, 4 मेन स्पेशल कॉटन की वेराइटीज हैं।
गोसिपियम आपको हर एक वैरायटी के आगे लिखा मिलेगा, गोसिपियम एर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हिरसूटियम एंड गोसिपियम बारबेडेंस। तो ये 4 वैरायटीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये वैरायटी किस चीज की है, तो ये कॉटन की वैरायटी है। कई बार ये गोसिपियम पूरा नहीं लिखते, सिर्फ जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से 2 गोसिपियम एर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम, इनको हम ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जानते हैं। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, और एशियाटिक कॉटन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। देन उसके बाद गोसिपियम हिरसूटियम को हम जानते हैं अमेरिकन कॉटन के नाम से या अपलैंड कॉटन के नाम से, और गोसिपियम बारबेडेंस को हम जानते हैं इजिप्टियन कॉटन के नाम से। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सारी, ध्यान रख लो। ये पीसीएस में पूछ ली जाती हैं, जो पब्लिक सर्विस के एग्जाम होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, वहां पे ये इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाली है, इनको हम न्यू वर्ल्ड कॉटन भी बोलते हैं। जो पुरानी ये थी एर्बोरियम और हर्बेसियम, इनको हम ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जानते हैं, और हिरसूटियम और बारबेडेंस को हम न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से जानते हैं। ये ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का कंसेप्ट हम फिर कभी किसी क्लास में कवर करेंगे। देन उसके बाद आपको हाइब्रिड कॉटन याद रखना है। अब हाइब्रिड कॉटन क्या होता है, बेसिकली जो डिफरेंट पेस्ट होते हैं, अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग पेस्ट लग जाते हैं, तो उन पेस्ट को रेजिस्टेंट करने के लिए क्रॉप्स के कुछ अलग अलग डिफरेंट जीन्स निकाल के, ठीक है, उनको हाइब्रिड मिक्सिंग करके लैब में एक नई वैरायटी बनाई दी जाती है, ठीक है, ताकि वो उस पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब वो पेस्ट उस क्रॉप पे अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो इसी तरह की एक कॉटन है बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन जो है वो बोलवॉर्म होता है, बोलवॉर्म से रेजिस्टेंट है कॉटन, बोलवॉर्म जो अटैक करता है, ठीक है, तो उससे रेजिस्टेंट होती है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो है वो हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की। तो कॉटन के बारे में आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। कॉटन कौन से स्टेट में होता है, सबसे ज्यादा इंडिया का क्या रैंक है, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में होता है। 2 हमने वैरायटी देखी न्यू ओल्ड वर्ल्ड की, 2 वैरायटी हमने देखी न्यू वर्ल्ड की कॉटन की, ठीक है। और कॉटन में हमने देखा अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कोयम्बटूर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखे हमने, सारे के सारे डेक्कन प्लेटू में है, और ब्लैक सोयल जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन को ग्रो करने के लिए, ठीक है। कॉटन को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो रेनफॉल कम ही चाहिए होता है कॉटन को, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट उसके बाद हम एक टेक्नोलॉजी बिल के बारे में पढ़ेंगे। एक टेक्निकल बिल है, हालांकि बिल जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल जो होता है वो क्या होता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट हैं, एक है प्रेसिडेंट, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस 2 वे में किया जा सकता है। मैं एक जर्नल बिल की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे या तो हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट्स सपोज हमने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो बिल पास होगा, तो बिल अभी एक्ट बनेगा। हम पढ़ रहे हैं बिल से एक्ट बनने की कहानी, कि बिल को हम एक्ट कब बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिल हमने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया, सपोज गवर्नमेंट को कोई भी एक बिल लेके आना है किसी से रिलेटेड, जैसे अभी एमएसपी की बात चल रही है, फॉर एग्जांपल हम उसी पे बात कर लेते हैं। एमएसपी होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। जो फार्मर जो है अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए जब मार्केट में जाता है, तो उसको क्या मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए कम से कम, वो गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। तो एमएसपी के लिए अगर जैसे डिमांड है कि एमएसपी को एक्ट बनाया जाए, कि अगर कोई व्यापारी जो है एमएसपी से नीचे बाई कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई लॉ होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एमएसपी का बिल इंट्रोड्यूस कर दिया सरकार ने राज्यसभा में, ठीक है। सरकार ने, या सरकार नहीं करेगी तो अपोजिशन भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार ही बिल को इंट्रोड्यूस करे, अपोजिशन भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, या कोई एक मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल को। बिल कुछ नहीं होगा, मतलब एक तरह से आप ये लगा लो कि एक आइडिया है जिसको इंट्रोड्यूस करके उसको एक्ट बनवाना है, ठीक है। एक्ट बनवाने के बाद वो लीगल हो जाएगा, उसको एक लॉ की बैकिंग मिल जाएगी। अगर फिर उसको कोई तोड़ेगा तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई पनिशमेंट हो सकती है, इसलिए किसी भी चीज को हम एक्ट बनवाते हैं, बिल को। तो बिल स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, एक रिटर्न नोट लिख के लेके जाएंगे राज्यसभा में, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर लोगों ने उसको पास, जो राज्यसभा एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने उसको पास कर दिया, तो फिर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा के में फिर वो पास होगा, उस पर वोटिंग होगी, ठीक है। अगर वो पास हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देगा,
ठीक है, तो वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सा पढ़ा कि बिल से एक्ट बनने की कहानी क्या होती है। ठीक है, वो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो, यहाँ पास हो, फिर राज्यसभा में जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा तो वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बिल जो होता है, तो इसलिए मैंने समझाया कि बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी किसी भी कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है जो एक्ट बन के आए। लेकिन इस बिल से रिलेटेड हमें एक टेक्नोलॉजी पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। ठीक है, तो ये ART आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ART का यूज किया जाता है टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किसी की भी हो सकती है, मेल की भी हो सकती है और फीमेल की भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब हो गया अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। जो चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए अगर अनेबल है, वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। इफ एनी वन ऑफ देम इज अनेबल और बोथ ऑफ देम आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, तो उस केस में उसको बोल देंगे हम इनफर्टिलिटी है। तो उस इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको बोला जाता है ART टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ART टेक्नोलॉजी किस लिए यूज होती है। ये इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। तो क्या हम किसी ART टेक्नोलॉजी का नाम हमें अभी पता है कि ये कोई नाम बता सकें कि ये एक ART टेक्नोलॉजी है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF इज अ मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ ART। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है एक तरह से, जो जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं नॉर्मल वे में, तो वो एक ये टेक्निक है। तो ये इस टेक्निक को हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। इट में ऑल्सो इन्वॉल्व सैरोगेट मदर। तो इसमें सैरोगेट मदर का भी यूज किया जा सकता है। सैरोगेट मदर मतलब जो कपल होगा, मेल और फीमेल, ठीक है, उनके बेबी को किसी थर्ड जो फीमेल होगी उस फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और वो वहां पे जो स्टार्टिंग के जो 9 महीने होता है वो वहां पे रहेगा। तो वो मदर जो है वो एक ऐसे सैरोगेट मदर का काम करेगी। सैरोगेट मदर उसको बोलते हैं जिसका वो खुद का बेटा या बेटी नहीं होता, जिसको वो जन्म देंगी वो किसी और का है, तो उसको एक टेक्नोलॉजी यूज करके किसी दूसरे वुमेन के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वहां पे वो उसके बाद 9 महीने के बाद या जो भी एक स्टेबल टाइम पीरियड होगा, जनरली 9 मंथ होता है, उसके बाद वो प्रोड्यूस होगा। तो वो मदर जो है वो एज ए सैरोगेट कैरियर का काम करेगी। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, जो हमने कवर की हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे G20 के बारे में। तो G20 क्या है? G20 जो है वो 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। अब एग्जैक्ट में वहां पे 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है? जो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसकी कंट्रीज का समूह है, उसको हम बोल देते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले किसी लेक्चर में। तो यूरोपियन यूनियन का एक समूह है और 19 कंट्रीज का एक समूह है। ठीक है, विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IMF। इसमें IMF के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। किसके अंदर? G20 के अंदर। ये एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुप है। ठीक है, जिसकी कोई फिक्स नहीं है कि जिसकी कोई फॉर्मेलिटी हो। 20 कंट्रीज आई, उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। ये 20 कंट्रीज कौन सी हैं? ये मानो कि वर्ल्ड की जो टॉप 20 अमीर कंट्री है ना, सबसे रिच कंट्री है टॉप 20, वो कंट्रीज हैं जिनका ग्रुप है ये G20। इसमें मोस्टली रिच कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड की हैं। अब इंडिया इस ग्रुप का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इस ग्रुप का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये न्यूज भी। तो आपसे पूछ दिया जाए G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है ही नहीं कहीं पे G20 का, ऐसा स्पेसिफिक कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, देन मेंबर कंप्राइज मिक्स ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस इमर्जिंग इकोनॉमीज रिप्रेजेंट अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो 20 कंट्रीज हैं, ये लगभग वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, लगभग 66% पॉपुलेशन वर्ल्ड की ये कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं। 85% वर्ल्ड के ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? एक कंट्री में एक साल में जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ, जितनी भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हुई एक कंट्री में एक साल में, वो किसी ने भी प्रोड्यूस की हो चाहे, उन सब का मिला के जो प्राइस होगा, जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बनी किसी भी एक कंट्री में, ये सपोज एक कंट्री है जो मैंने बाउंड्री बनाई, इस कंट्री में जितना भी गुड्स बनेगा और जितनी भी सर्विस दी जाएंगी,
उन गुड्स का और सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू होगी एक साल की, उसको हम बोल देंगे किसी भी कंट्री का जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाकी डिटेल में हम इसको इकोनॉमी में पढ़ेंगे कंसेप्ट को। तो 85% ऑफ द वर्ल्ड की जो जीडीपी है उनको रिप्रेजेंट करती हैं ये G20 कंट्री। अब ये मैं फैक्ट क्यों बता रहा हूँ, आपको याद नहीं रखने, लेकिन सिर्फ इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझो कि इस G20 ग्रुप की इंपॉर्टेंस कितनी है, कि जहाँ पे 66% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 85% वर्ल्ड की जीडीपी है, मतलब वर्ल्ड का जो टोटल वेल्थ है उसका 85% वेल्थ इन्हीं कंट्रीज के पास है। ठीक है, देन 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यहीं से होती है और 75% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं कंट्रीज के बीच में होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, क्या हमें इन कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए? तो बिल्कुल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि यूपीएससी ने इसको पूछ लिया था। यूपीएससी का जो सीएससी एग्जाम है, जिसको आईएएस का एग्जाम बोलते हैं, उसने आई थिंक 2018 या 19 में इस क्वेश्चन को पूछ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर G20 कंट्रीज। तो अब इसकी पीसेस में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमें इन कंट्रीज के नाम याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, या इसको साउथ कोरिया भी बोल देते हैं। कोरिया दो है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, इसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी बोल देते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके और यूएस। वैसे यूके भी एक कंट्री नहीं है, यूके के अंदर भी मल्टीपल कंट्रीज है। ठीक है, यूके के अंदर मल्टीपल कंट्रीज है, लेकिन उसको वो सब मानती हैं कि हम सब एक ही कंट्रीज है। ठीक है, यूके का कंसेप्ट भी हम फिर कभी किसी लेक्चर में कवर करेंगे कि यूके के अंदर कौन कौन सी मल्टीपल कंट्रीज है। और यूनाइटेड स्टेट और ईयू, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं किसके? G20 के। अब आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो G20 का फाउंडिंग मेंबर है, मतलब G20 जब बना था तब उस वक्त इंडिया उसका पार्ट था। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको G20 के बारे में ध्यान रखनी है। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे G20 के बारे में, वो पढ़ेंगे G20 ट्रोइका। ट्रोइका क्या होगा? ग्रुप ऑफ 3, 3 कंट्रीज का ग्रुप होगा। कौन सी 3 कंट्रीज का ग्रुप होगा? अब जो मैंने बताया कि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्री के हर साल मिलेंगे और एक प्लेस पे मीटिंग करेंगे, उसको हम बोलेंगे G20 की समिट हुई है वहां पे। तो G20 की जो समिट है वो फिलहाल अभी जो होगी 2021 में, वो होगी इटली में। ठीक है, उसके बाद 2022 में ये समिट होगी इंडोनेशिया में, और 2023 में ये समिट होगी इंडिया में। तो ये 3 कंट्री जहां पे ये समिट इस साल हुई है, अगले साल होगी और उससे अगले साल होगी, तो उन 3 कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है कि आपस में वो इसको ऑर्गेनाइज कैसे करवाएंगे, कि पहले मैं ऑर्गेनाइज करा रहा हूं, उसके बाद आप कराना, उसके बाद आप कराना। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन से एक ग्रुप बनाते हैं जिसको G20 ट्राइका बोल देते हैं। तो इंडिया ने इस G20 ट्राइका को ज्वाइन कर लिया है। क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि 2023 में ये समिट इंडिया में होनी है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था G20 ट्राइका। क्लियर है? तो उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2021 में इटली में हुई है, 2022 में इंडोनेशिया में होगी, और 2023 में जो होगी वो इंडिया में होगी। ये लिखा हुआ है, इंडिया विल अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2023। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ये समिट जो है वो G20 की वो इंडिया में होने जा रही है। ठीक है, देन इटली विल होस्ट द G समिट इन 2021, ये मैंने आपको बता दिया। 2021 में इटली में होगी, 22 में इंडोनेशिया में, और 23 में इंडिया में होगी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको G20 के बारे में पता होनी चाहिए कि G20 क्या है, G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, और इंडिया उसको पहली बार इस समिट को होस्ट करने जा रहा है 2023 में। ठीक है, तो उसने G20 का एक ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप 3 कंट्रीज का, जहां पे प्रेसिडेंसी का मतलब है कि प्रेसिडेंट बन के इंडिया उसको मतलब इस इंडिया उसको एज ए होस्ट जो है, होस्ट जो भी कंट्री उसको होस्ट करती है उसको प्रेसिडेंसी दे दी जाती है कि अब की बार का जो प्रेसिडेंट होगा G20 समिट का, वो उस कंट्री का हेड होगा, जो उस कंट्री की गवर्नमेंट का हेड है। G20 का प्रेसिडेंट वो पर्सन होगा जहां पे वो समिट होस्ट हो रही है, और उस कंट्री का जो गवर्नमेंट का हेड है वही प्रेसिडेंट होगा G20 समिट का। तो G20 समिट का 2023 में जो प्रेसिडेंट होगा वो इंडिया के पीएम होंगे, जो उस टाइम पे होंगे। ठीक है, सो ये हमने कंसेप्ट पढ़े आज, कॉटन के बारे में पढ़ा, लिथियम के बारे में पढ़ा हमने,
और G20 के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नए कंसेप्ट लेके जो प्रीलिम के हिसाब से, प्रीलिम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड कर पाएंगे वो ऐड करेंगे। आप अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आप अपनी कॉपी बना लीजिए और इन इन्फॉर्मेशन को साथ साथ नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जब ये सीरीज़ लंबी चलेगी तो हम इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे जो प्रीलिम एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।